नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, मैं जो है जूनियर असिस्टेंट का प्रैक्टिस सेट करा रहा था यूथ कंपटीशन का। ये प्रैक्टिस सेट जो है इसमें मैंने 6 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। आज ये हमारा 7वां प्रैक्टिस सेट है और इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट हैं जो हम देखेंगे, ठीक। और देखिए ये जो है कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक और सहायक, ये मतलब सबके लिए इम्पोर्टेंट है और स्टेनोग्राफर के लिए भी इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस सेट। और देखिए इसमें जैसा कि मैंने बताया है कि 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर के होते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी हैं। टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले मैंने 15 प्रैक्टिस ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन के करा दिए थे। तो जो लोग ना देखे होंगे एक बार देख लीजिएगा, ओवरव्यू ले लीजिएगा कि कैसा प्रैक्टिस सेट वो लोग डालते हैं। बाकी यूथ का सबसे बेस्ट रहता है वो भी, लेकिन मैंने सोचा था लो वो भी खरीद लेते हैं, तो खरीद करके वो भी मैंने करा दिया था। देखिए मेरा टारगेट ये है कि मैं आपको मैक्सिमम नंबर दिला सकूं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से और जो सुबह की क्लासेज होती हैं उनके माध्यम से। और बाकी जितनी भी मतलब जो वो है ट्रिक वाली वीडियो है या जो कॉन्सेप्ट है वो सारा कुछ मैं बताता रहता हूँ। तो इसमें देखिए 6 नंबर प्रैक्टिस सेट हम कर चुके थे, आज हम 7वां प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं, पहले शुरुआत हम करते हैं तो हिंदी से ही करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता हैं, ठीक। तो देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7। देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि मतयक किस संधि का उदाहरण है। तो देखिए जो मतयक है ना वो किस संधि का उदाहरण है। तो एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, कौन सी चीज़ मैंने बताई थी कि जिसमें डबल मात्रा हो, जैसे चाहे डबल मात्रा ये हो जाए या ओ की हो जाए, ये सारी कौन सी संधि हो जाएंगी तो वृद्धि संधि हो जाए। देखिए वृद्धि नहीं हो गई, जिसमें एक मात्रा होती है वो गुण संधि होती है, और जिसमें 2 मात्राएं हो जाएं वो वृद्धि संधि हो जाती है। और जिसमें आधा व्यंजन लिखा हो, जैसे लिखा था अत्यधिक में अत्य प्लस अधिक अत्यधिक, तो यड़ संधि हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो इस तरह मैंने छोटी छोटी ट्रिक टाइप की बना रखी है, तो वही मैं बताता रहता हूँ। अगला दिया है कि गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है। तो देखिए गोद लिया हुआ पुत्र कहलाता है दत्तक। और देखिए मतयक की संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो क्या होगा पता है, मत धन आयक। क्या होगा, मत धन आयक के, ये मतयक का संधि विच्छेद है, ठीक। इसी तरह होता है एकाएक। क्या होता है एकाएक। इसी तरह एक धन एक एकाएक। और कौन सा हो जाएगा, एक और बता दें, एक और चलो बता देते हैं, सदैव। ये सदैव सदा धन एव होता है, इसका क्या होता है सदा धन एव होता है, ठीक दोस्त। आगे बढ़ते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है, दत्तक कहलाता है। गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है, दत्तक कहलाता है। और देखिए दंपत्ति क्या होता है, तो पति पत्नी का जोड़ा दंपत्ति, आप सुने होंगे वैवाहिक दंपत्ति, शादी का जो कार्ड आता है उसमें दंपत्ति लिखा रहता है। त्याज्य किसे कहते हैं, जो त्यागने योग्य हो। और क्या, अगला क्वेश्चन दिया है कि दत्त चित्र, यानी किसी काम को चित्र लगाकर करने वाला कहलाता है दत्त चित्र। समझ आया ना। आगे बढ़ते, अगला दोस्तों लिखा है कि मंदिर और मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, देखिए मंदिर मतलब होता है देवालय, जहाँ देव का स्थान होता है वो मंदिर कहलाता है। और मंदिरा मतलब होता है अश्वशाला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। दोस्तों एक सेकंड रुकिए, देखिए ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा लेते हैं, एक सेकंड। दोस्तों ब्राइटनेस जो है इसकी फुल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा कि श्रुति सम, जो सुनने में एक समान लगे भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। देखिए अपेक्षा उपेक्षा। अगला क्या दिया हुआ है, अगला दिया हो शाम संध्या। तो देखिए अगर यही अगर दो देखेंगे तो एक तरह लग रहे हैं आपको, अपेक्षा और उपेक्षा। देखिए अपेक्षा का मतलब होता है आस या इच्छा, और उपेक्षा का मतलब होता है किसी चीज़ की अवहेलना करना या किसी का अनादर करना। कहते नहीं वो हमारी उपेक्षा कर रहे हैं, यानी वो हमारा अनादर कर रहे हैं। अगर निराधार, सॉरी निरादर या अनादर, ठीक है। अगला है कि वसुधा शब्द का अर्थ क्या है। तो वसुधा मतलब क्या होता है, वसुधा मतलब होता है धरती। क्या होता है, धरती। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और क्या चीज़ होती है, तो इसका समानार्थी शब्द देखते हैं धरती का। देखिए मेदिनी सुने होंगे आप, अचला सुने होंगे, मेदिनी अचला मैंने तो परसों ही बताया था। अचला, मही, धरणी, भू, ये सब क्या है, वसुधा के अर्थ है, या पर्यायवाची कहे समानार्थी कहे एक ही होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है। यानी उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं, ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर्यायवाची लिखा है लेकिन नहीं सबसे लास्ट में दिया रहता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक। इनमें से कौन सा नहीं। तो उत्कंठित मतलब क्या होता है, उत्कंठित मतलब होता है इच्छुक, लालायित। उत्कंठित मतलब इच्छुक, लालायित, उत्सुक। अभिलाषा नहीं होता, अभिलाषा मतलब होता है इच्छा। ऑप्शन नंबर क्या नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन दिया, नीचे लिखे गए शब्द का सही युग्म चुनिए। तो कौन सा, जैसे 7 नंबर है चिरंतन। चिरंतन का क्या हो जाएगा, तो देखिए चिरंतन का हो जाएगा नश्वर। चिरंतन का क्या हो जाएगा, नश्वर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा,
बी हो जाएगा। और देखिए शाश्वत का विलोम नश्वर भी होता है, शाश्वत का भी क्या होता है विलोम नश्वर ही होता है, ठीक, तो याद रखिएगा। अगला है बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो बैठक में जानते हो कौन सा प्रत्यय है, इसमें जो है का प्रत्यय है, बैठ प्लस एक, बैठ प्लस सॉरी बैठ प्लस का, बैठ प्लस का यानी बैठक। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक दोस्त। अगला दिया अमी का तत्सम रूप क्या है, तो देखिए अमी का तत्सम रूप होता है अमृत, अमी का क्या होगा अमृत होता है तत्सम रूप। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि चारपाई शब्द है, तो चारपाई शब्द का क्या अर्थ है, देखिए चारपाई जो है योग रूढ़ शब्द है, क्या है योग रूढ़ शब्द चारपाई होता है। जैसे देखिए चारपाई जिसमें चार पाँव हो ये चारपाई होती है, पीताम्बर हो गया, जलज हो गया, लंबोदर हो गया, दशानन हो गया, नीलकंठ हो गया। एक चीज़ मैं बताऊं, जो मतलब आपको बहुब्रीहि समास है ना वो योग रूढ़ ही होते हैं, बहुब्रीहि समास जो होते हैं वो योग रूढ़ होते हैं। जैसे लंबा है जिसका उदर अर्थात लंबोदर, दशानन जिसके 10 आनन है यानी 10 मुख हैं तो दशानन हो जाएगा इसी के तहत। तो बहुब्रीहि समास है ना सारे, नीलकंठ ये सारे, पीताम्बर, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि जो मतलब बहुब्रीहि समास होते हैं योग रूढ़ हो जाते हैं, समझ आया ना दोस्तों। पता है जो मतलब गांव आया हूँ तो यहाँ वीडियो सुबह वाली बनाया था मैंने हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री के लगभग जो है 120 प्लस क्वेश्चन कराया, लेकिन अपलोड करने में इतनी दिक्कत होती है यहाँ ना सुबह, तो फिर मैं जो है बहुत दूर गया था 4-5 किलोमीटर अपलोड करने, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा जितने दिन रहूँगा गाँव में 3-4 दिन, तो बाकी मतलब कोई दिक्कत नहीं है आपको। देखिए जो ये वाली वीडियो होगी ये मतलब मैं बना लूँगा, उसके बाद जाके 3-4 किलोमीटर दूर जाऊँगा फिर अपलोड करूँगा, लेकिन उससे दिक्कत नहीं है। आप लोग बस रेगुलरिटी रखिएगा और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, बाकी मैं डालूंगा चाहे जो हो, वीडियो चाहे जितनी दूर जाना पड़े लेकिन अपलोड करना ही करना है, दो, एक सुबह और एक दोपहर में। और बाकी शॉर्ट देखते रहिए और कम्युनिटी पोस्ट करता हूँ वो भी देखते रहिए, आपका देखिए बेनिफिट हमेशा होगा, ये यकीन मानिएगा। कम समय में ज़्यादा कंटेंट मैं खुद ही देता हूँ और मतलब आपका मतलब फ़ायदा करेगा एग्जाम, अब इतना जानिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद क्या है, तो देखिए हरिमोहन मतलब बहन को, मतलब बहन को, तो इसमें कौन सा है कर्ता ने कर्म को, कर्म को, तो कर्म कौन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, समझ आए ना, को लगा है तो यही पूछा है यहाँ। अगला है कर्मवाच्य में प्रधान कौन होता है, तो कर्मवाच्य में प्रधान जो होता है वो क्या चीज़ प्रधान होगा, तो कर्म ही प्रधान होगा। अगला सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है, तो सदा एक वचन में जो प्रयुक्त होता है वो सहायता होता है, यानी सहायता की जाती है हमेशा, मतलब सहायता जो है एक वचन में प्रयुक्त होता है। ऐसे ही कल एक भाई ने मेरे पूछा था कि 12 नंबर क्वेश्चन जो नहीं समझ में आया था, आप लोग देखिएगा उसमें उसमें दिया हुआ था कि जो नित्य बहुवचन में प्रयोग हो इनमें से कौन सा शब्द है, तो उसमें देखिए जीवन भी था, हस्ताक्षर एक ऑप्शन सा थी सी, तो देखिए हस्ताक्षर हमेशा प्रयुक्त होता है बहुवचन में, हमेशा ऑलवेज वो किसमें बहुवचन में प्रयुक्त होता है, तो वही ऑप्शन हो जाएगा उसमें, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो देखिए पुल्लिंग शब्द इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो इसमें से पुल्लिंग हो जाएगा पक्षी, पक्षी शब्द कैसा है पुल्लिंग शब्द है। बाकी चील, कुर्सी, राशि ये सब क्या है तो स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन 15 नंबर लिखा है कि माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है, तो जानते हो इसमें कौन सा कालवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि सुबह की बात कर दिया, सुबह जैसे आज, तुरंत, कल, पहले, ये सारे चीज़ क्या है तो कालवाचक के तहत आते हैं, समझ आए ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आलस शब्द का विशेषण क्या है, तो आलस शब्द का विशेषण होता है आलसी, क्या होता है आलसी होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो ये चीज़ मैंने पहले ही डिस्कस की थी कि प्रयोग मतलब सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ये याद रखिएगा। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है, अनिश्चयवाचक होता है, निजवाचक होता है, तो 6 सर्वनाम होते हैं। अगला है निम्न में संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो संज्ञा है, तो जो गंगा है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन सा है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्तनी के दृष्टि से विकल्पों में से अशुद्ध छांटिए, तो इसमें से अशुद्ध कौन सा है वही हमें अलग करना है, तो जो व्यंग लिखा है ये अशुद्ध है क्योंकि व्यंग एक होता है इस तरह, समझा नहीं, ये सही है, ये व्यंग एकदम सही है और बाकी सही है सारे। अगला दिया है कि 6 वर्ण
किससे योग से बना है? तो ये कल वाले प्रैक्टिस में मैंने बताया था कि का और सा के योग से बना है। अब देखिए पूछेंगे भैया ये जो सा है जैसे गांव में कैसे कहते थे, इस तरह है जैसे जब पढ़ते थे मतलब छोटे बच्चे जो पढ़ते ये पिचरुआ सा, ये सलजे वाला सा, ये सटकोट वाला सा, ये सांप वाला सा, तो इस तरह हमें नहीं कहना है। ठीक है, हमें क्या कहना है, ये कौन सा है और ये कौन सा है, ये कौन सा। तो देखिए पहले कौन सा है, ये तो कौन सा ये जो देखिए ये तो दंती सा हो गया, ये मूर्धन्य सा हो गया और ये तालव्य सा हो गया। ठीक, देखिए पहले आएगा मूर्धन्य, पहले क्या आएगा मूर्धन्य, कंठ के बाद फिर मूर्धन्य की स्टार्ट होती है, उसके बाद फिर तालव्य, फिर दंती सा। समझ आया नहीं? तो हमें इस तरह बात करनी है। अगला है गागर में सागर, उक्ति किस कवि के लिए प्रसिद्ध है? तो गागर में जो सागर है वो बिहारी लाल की कृति है। किसकी है? बिहारी लाल की। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा आ गया गद्यांश, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। 5 नंबर का होता है गद्यांश, 4-5 नंबर मिल जाते हैं आराम से। देखिए अगला है मानव के पास समस्त जगत को देखने परखने के 2 नज़रिए हैं। इसे थोड़ा जूम करते हैं। 2 नज़रिया हैं, नज़रिए हैं, एक आशावादी दूसरा निराशावादी। इसे सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टि भी कहते हैं। जो आशावादी या सकारात्मक मार्ग पर चलते हैं वे सदैव आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं, तथा निराशावादी या नकारात्मक दृष्टि वाले लोग दुख के सागर में डूबे रहते हैं और सदा अपने आप को प्रतिस्थापित करने के लिए तर्क किया करते हैं। वे भूल जाते हैं कि तर्क और कुतर्क से ज्ञान का नाश होता है एवं जीवन की विकृति उत्पन्न होती है। आशावादी कभी तर्क नहीं करते हैं, फलस्वरूप वह आंतरिक आनंद की प्रतीति करता है। वह मानता है कि आत्मिक आनंद कभी प्रहार या काटने की प्रक्रिया में नहीं है, किसी परंपरा का विरोध करने से ही प्रतिभा ऊपर नहीं उठती है। अगला दिया है कि विरोध से नाश होता है, बिल्कुल सही है। इसलिए जगत में सदा आशावाद ही पनपा है। उसने ही महान व्यक्तियों का सृजन किया है। निराशावाद या नकारात्मक की नींव पर कभी किसी जीवन प्रासाद का निर्माण नहीं हुआ है। भाई गद्यांश बढ़िया है और यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। देखिए इसमें क्या पूछा है कि नकारात्मक का आशय क्या है? तो देखिए नकारात्मक का आशय है निराशावाद। क्या है? निराशावाद। गद्यांश में आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसे पता चल जाएगा। अगला दिया है कि निराशावादी दुख के सागर में डूबे रहते हैं और सदा अपने आप को प्रतिस्थापित करने के लिए तर्क किया करते हैं के लिए कहा जाता है। तो ये क्या कहते हैं? देखिए निराशा कुंठा और प्रवंचना की जननी है। निराशावादी का चेहरा चिंता की रेखाओं से घिरा रहता। निराशावादी व्यक्ति दूसरे के आनंद में दुखी रहता। उपरोक्त सभी। कल मैंने बताया था कि ये गलती जो है लेखपाल में हुई थी मुझसे। ये गलती कभी ना करना कि ये देखा उसके बाद जाके तुरंत पढ़ा और आप ये मिल गए तो ऊपर मार दे, नहीं भैया नीचे तक पढ़ना है। गद्यांश में यही जो है मिस्टेक बहुत सारे बच्चे करते हैं और ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक, देखिए मैं चाहता हूँ कि जो गलती कभी मुझसे हुई हो, मतलब माइनर गलती है लेकिन देखिए यही बाहर कर दिया मेरिट से, समझ आया कि नहीं? बाकी मतलब देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब मेरी ज़िंदगी मतलब उम्र निकल गई है मैं परीक्षा नहीं दूंगा, और मैं बता रहा हूँ कि भाई मेरा पहला है, अगर पहली बार में हो जाता कोई चीज़, लेकिन पहली बार में अपने आप वहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात होती। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको कि ये ध्यान देना है, समझ में ना, ये गलती नहीं करनी है। अगला है कि आत्मिक आनंद से आशय है। तो आत्मिक आनंद से जो हमारा आशय है वो है आह्लाद। क्या है? आह्लाद। देखिए ये थोड़ा इसमें जो है ला जो है ना वो आधा दिया हो, मतलब ला जो है पूरा है, हा आधा दिया रहता है। अगला है निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है कि खुशामद करना? तो देखिए खुशामद करने का मतलब होता है कि नखरे उठाना। क्या करना? नखरे उठाना। और देखिए एक इसमें दिया है नाक में दम करना, मतलब बहुत परेशान करना या तंग करना। दूसरा दिया नाक चढ़ाना यानी घृणा व्यक्त करना। नाक चढ़ाना यानी घृणा व्यक्त। नाक को चने चबाना इसका मतलब है बहुत तंग करना। समझ आया ना दोस्त? आगे बढ़ते। अगला है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। अलंकार दोस्त पढ़िए, मैं बता रहा हूँ बार बार। एक क्लास मतलब जैसे मान लीजिए 4 घंटे में अलंकार आराम से कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आपको 2 नंबर देकर जाएगा। सोचिए 4 घंटे में 2 नंबर, समझे? देखिए मेरे पास तो इसका मतलब प्रॉपर नोट्स है, वो मतलब ट्रिक भी है, कैसे कैसे सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं अब कैसे मतलब अलंकार बताऊँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि जब हिंदी का प्रैक्टिस सेट शुरू करूँ कुछ दिन के बाद, तो उसमें मैं जो है ये करा दूंगा। क्योंकि हिंदी का मैं सोच रहा हूँ कि 40 प्रैक्टिस सेट मतलब 40 क्वेश्चन का डेली एक प्रैक्टिस सेट शुरू मतलब लाऊं। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस सेट होती रहेगी, आप जितना क्वेश्चन कर लें 2-3 हज़ार 4 हज़ार, तो हिंदी आपकी मजबूत हो जाए। कम से कम 30 में 28 से 29 नंबर तो आ ही जाए। देखिए मेरे जो है मतलब 25 में आए थे, 23 नंबर हिंदी में आए थे, 24 नंबर मैथ में आए थे 25 में।
तो हिंदी मतलब ठीक थी, क्योंकि बार बार मैंने बताया ना, हिंदी पढ़ने का एक ही तरीका है कि जब पढ़ो एक चैप्टर तो उसके सामने एक बिंदी लगा दो, और ये बिंदी अगर 5 नंबर तक पहुंच गई 5 बार यानी रिवीजन, तो आपका प्रैक्टिस सेट मतलब अच्छा लेवल का होगा। जैसे 30 क्वेश्चन करेंगे तो 30 क्वेश्चन देखिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जहाँ जिस चैप्टर से आपकी गलती हो रही है वो चैप्टर आप पकड़ लीजिए, उसे पहले पढ़िए, जहाँ से गलती हुई यही मैथ में करिए, यही रीजनिंग में करिए, हर जगह यही फॉलो करिए। जो चैप्टर ज़्यादा गलत उस चैप्टर को तुरंत पकड़ो, उसी वक्त पढ़ डालो, टाइम निकाल के उसी दिन पढ़ो, ताकि अगली बार जैसे अलंकार मैं इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मान लीजिए जिसका पहले प्रैक्टिस सेट में गलत होगा नहीं पता है, तो दोस्तों पता है उसी टाइम 4 घंटे निकाल के पूरा अलंकार चाप दो, यानी पूरा पढ़ डालो। अब अलंकार जब दोबारा आए तो आपको देखो कितनी खुशी मिलती है। जब आप अभी मान लीजिए 100 क्वेश्चन है, अगर आप 80 क्वेश्चन के जवाब देते तो कितनी खुशी मिलती, या 70 के देते होंगे तब भी मिलती होगी। जिसके 60 प्लस अभी आ रहे हैं, ये समझ लो बढ़िया रेस में लगा हुआ है। 60 प्लस अभी आ रहे हैं, अभी और मेहनत करोगे 2-3 महीने हैं तो 2-3 महीने में आपके 80 प्लस आने लगेंगे, और इतना बहुत होता है। ठीक, तो ये चीज़ है, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसमें 26 में हो जाएगा ए हो। दोस्तों देखिए मैं थोड़ा बता देता हूँ इसलिए, ताकि मतलब देखिए ये भी ज़रूरी है ना, क्योंकि भाई बताऊँगा नहीं तो चीज़ें मतलब समझ में नहीं आएंगी। पढ़ाता गया तब भी मतलब थोड़ा दिक्कत होती है। तो अगर ज़्यादा किसी को बुरा लगे तो उसके लिए सॉरी यार, क्षमा कीजिएगा। ठीक, बाकी मतलब जिसे अच्छा लग रहा है वो अपना ग्रहण कर लीजिए। भाई ऐसे मैं भी सीखा हूँ, ऐसे मैं आपको भी बता रहा हूँ, थोड़ा बस मॉडिफाई करती हूँ चीज़ें। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। मतलब इसमें रस बताना है, तो भैया रस अगर आप ध्यान देखेंगे तो इसमें वीर रस की मतलब जो है वो नज़र आएगी आपको। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वीर। वीर का वो क्या होता है, तो उत्साह होता है, स्थायी भाव, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यह जूते अच्छे हैं, यह वाक्य कौन सा अशुद्ध है। यह जूते अच्छे हैं, तो यह जूता अच्छा होगा भैया। इसमें जो है क्या है, यह शब्द अशुद्ध है, ये जूते होगा, क्या होगा। देखिए इसमें अगर हम यह गलत ये हटा देंगे तो इसकी जगह अगर हम ए प्रयुक्त कर देंगे तो ये सही हो जाएगा। लेकिन अगर हम गलती से कहीं जूते और अच्छे ये दोनों मतलब अशुद्ध हैं, यह की जगह अगर हमें लिखना यह जूता अच्छा होगा, तो देखिए इस तरह लिखेंगे यह जूता अच्छा है। ठीक, अच्छा है, तो देखिए कितनी जगह हमें शुद्ध करना होगा, जूता भी सही करना है, अच्छा भी सही करना है भी, क्योंकि तीनों जगह शुद्धियाँ हो जाएंगे। लेकिन हम तीनों मतलब ना सही करके हम क्या करें, यह को हटा दें, इसकी जगह ए लिख दें। तो जैसे ए लिखेंगे ए जूते अच्छे हैं, बस सही हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। ठीक, अगला है सुपुरुष में कौन सा समास है। तो सुपुरुष यानी अच्छा पुरुष, तो अच्छा पुरुष यानी सुंदर पुरुष या अच्छा पुरुष, तो इसमें देखिए विशेषण की बात कर रहा है तो कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला है जो कानून के विरुद्ध हो, तो जो कानून के विरुद्ध होगा वो अवैध होगा, क्या होगा, अवैध, इनलीगल जिसे कहते हैं, इनलीगल। देखिए जो कानून के विरुद्ध हो अवैध हो जाएगा। वैधानिक क्या होता है, जो विधि के अधीन हो वो वैधानिक होता है, जो संविधान के अधीन हो संवैधानिक होता है, समझाए ना। अब देखते हैं सॉरी दोस्त, अब देखते हैं रीजनिंग देखते हैं। तो देखिए कथन पहले देखते हैं। देखिए कथन लिखा है कि सेमीफाइनल क्रिकेट मैच में दोनों सलामी बल्लेबाजों को जल्दी खो देने पर मध्य क्रम के बल्लेबाजों पर रन बनाने का भारी दबाव था। अब इसमें पहला दिया है कि दोनों सलामी बल्लेबाज में से कोई भी खेलने नहीं आया, ये गलत है भाई। अगला दिया नियमों के अनुसार सेमीफाइनल मैच में सलामी बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए मध्य क्रम के बल्लेबाजों को मौका देना पड़ा, ये कोई ऐसी बात थोड़ो है। तो इसमें तो दोनों नहीं सही हैं। ठीक, इसमें क्या है, दोनों सही नहीं है। देख लेते हैं ऊपर क्या दिया हुआ है। देखिए इसमें सही पूछा है ना। अगला दिया है कि सलामी बल्लेबाज रन बनाने के लिए बिल्कुल भी दबाव में नहीं थे, इसलिए जल्दी आउट हो गए। अगला दिया विपक्षी पारी के सलामी बल्लेबाज को जल्दी आउट करने में सफल रहे, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अगला दिया है कि दिए गए कथन और 2 कार्यवाहियों को ध्यान से पढ़ें और उनका विश्लेषण करें तथा चयन करें कि कौन सी कार्यवाही कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करती है। तो देखिए कथन क्या है, कथन है कि डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बहुत अंतर नहीं है। ठीक, अगला है कि हालांकि डीजल वाहन बहुत अधिक प्रदूषण पैदा करते हैं और मालिकों के लिए महंगे होते हैं, जिन्हें इनके रखरखाव पर बड़ी मात्रा में धन लगाना पड़ता है। अब देखिए कार्यवाही क्या है, पहली कार्यवाही है कि सरकार को पुराने डीजल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक नीति की घोषणा करनी चाहिए और ऑटोमोबाइल कंपनियों को डीजल वाहनों के उत्पादन और बिक्री को प्रतिबंधित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। इसे थोड़ा हम इस तरह करें ताकि आपको दिखे सही से कि मतलब क्वेश्चन और आंसर जो है क्या कह रहा है। अगला दिया है, देखिए इसमें क्या है,
देखिए हाँ, ये पहला देखिए इसमें क्या है, सरकार को पुराने डीजल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक नीति करनी चाहिए, सही है। और ऑटोमोबाइल कंपनियों को डीजल वाहनों के उत्पादन और बिक्री को प्रतिबंध करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ये भी सही है भाई। डीजल की जगह पे अब विद्युत इलेक्ट्रिक का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा दिया, कार खरीदने वालों को या तो पेट्रोल वाहन लेने चाहिए या फिर सीएनजी या सीएनसी अथवा इलेक्ट्रिक बैटरी जैसे स्वच्छ ऊर्जा। बिल्कुल सही है यार, ये भी सही। तो इसमें दोनों सही हो जाएंगे, पहला और दूसरा। देखिए यहाँ पे मैंने ये ध्यान नहीं दिया था कि ये जो है मतलब चरणबद्ध तरीके से एक नीति की घोषणा करनी चाहिए ना, और यहाँ प्रेरित करना चाहिए, बिल्कुल सही बात कह रहा है। तो दोनों सही हो जाएंगे। अगला है कि प्रश्न चिन्ह की जगह सही संख्या का चयन कीजिए। जैसे लिखा 56, 57, 61, 70, उसके बाद लिखा है 111 लिखा है। तो ये कैसे हुआ, तो हम ये देखते हैं। देखिए कैसे हुआ, यहाँ 56 लिखा, यहाँ 57, यानी एक बढ़ा ना, कितना बढ़ा, एक। उसके बाद देखिए यहाँ कितना बढ़ा, तो 4 बढ़ गया। उसके बाद देखिए यहाँ कितना बढ़ा, 4 से कितना बढ़ गया, 9। तो एक हमें पैटर्न समझ में आ रहा है कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर जुड़ रहे हैं। अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, 4 4 चौक 16, 70 में 16 जुड़ेंगे कितना आएगा, 86। उसके बाद अब हम 25 जुड़ेंगे तो 25 जुड़ेगा तो ये आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पैटर्न समझ में आया ना, यही पैटर्न है, हमें फॉलो करना है। अगला है कि सी डी पी, डी ई ई आर, ई एफ एफ टी, एफ जी जी वी, जी एच एच एक्स, मतलब इसमें कहा है अगला जो है पद वो कौन सा होगा। तो देखिए हमें एक चीज़ ये समझना होगा कि इसमें बढ़ किस हिसाब से रहा है। तो देखिए किस हिसाब से बढ़ रहा है, देखिए सी डी ई एफ जी, अब एच आना चाहिए, तो एच आएगा तो ये ऑप्शन हट जाएगा, यहाँ लिख लो एच। अगला है डी ई एफ जी एच आई, आई आना चाहिए तो एच आई हो जाएगा, समझ आया है ना। उसके बाद देखिए डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी, फिर एच, फिर आई, फिर एक बार आई होना चाहिए, तो एच आई आई, फिर ये देखो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। पैटर्न समझ में आया ना दोस्त, तो ऐसे ही होगा। देखिए अगला है प्रश्न संख्या 64 और 65 में एक या दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसके आगे 3 4 निष्कर्ष तर्क 1 2 3 4 निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि वक्तव्य सत्य है, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। उनको निर्णय करना कि दिए गए वक्तव्य में कौन से निष्कर्ष तर्क निश्चित रूप से निकाले जा सकते हैं। अपने उत्तर को निर्दिष्ट करिए। तो वक्तव्य क्या होगा, सेज जर्नल और पुस्तकों दोनों का विख्यात प्रकाशक है, तो ये दोनों का प्रकाशक है। अगला है सेज के सभी प्रकाशन उच्च गुणवत्ता वाले हैं, तो देखिए ये दोनों हैं। अब इसमें देखिए निष्कर्ष लिखा है कि मतलब तर्क दिया है कि सेज गुणवत्ता वाले लेख प्रकाशित करता है, और अगला दिया है सेज ने अल्पतम गुणवत्ता वाले लेख प्रकाशित नहीं किए। तो ये तर्क जो दिए हुए हैं, अब हम देखेंगे कि क्या सही है। तो देखिए इसमें जो है अगला दिया हुआ कि सेज उत समीक्षा द्वारा अपने प्रकाशनों को समृद्ध बनाता है, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो देखिए इसमें से सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दोस्तों देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको दिक्कत कर सकते हैं, डाउट में रख सकते हैं, ये मैं जानता हूँ थोड़ा हार्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन फिर भी अगर कर पाएँ तो करें, नहीं तो इस तरह के क्वेश्चन को स्किप कर दें ताकि माइनस मार्किंग ना आए कम से कम। और जो है क्वेश्चन इस तरह का कोई मतलब उस पर मेरिट पे इफेक्ट नहीं करता, ये आप भी जान दें। हमें 100 में 100 नहीं करने हैं दोस्तों। देखिए 10 क्वेश्चन तो हार्ड आएंगे ही ना, तो 10 क्वेश्चन वो अगर हार्ड आ रहे हैं तो हम अगर उसमें से 2-3 क्वेश्चन हार्ड कर ले रहे हैं तो बहुत है, हमें ज़्यादा लोड नहीं लेना है, समझ आए ना। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रश्न आकृति के बारे में बात कर रहा है कि हमें आकृति देखना है कि कौन सी आकृति होगी। तो इसमें ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें जो है पहला इस तरह दिया हुआ, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे रंगा चुंगा है, क्या है, पहले पे ये है फिर रंग चुंगा है। अगला ये है, तो बिल्कुल अब सिंपल सादा आना चाहिए। और देखिए यहाँ ऊपर की ओर है तो ऊपर की ओर रंगा है, अब यहाँ नीचे की ओर है रंगा तो नीचे की ओर सादा आना चाहिए। अब देख लीजिए केवल एक ऑप्शन दिया हुआ है जो नीचे की ओर सादा है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा, आंसर हो जाएगा। अगला दिया निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। एक परिवार के 6 सदस्य ए बी सी डी ई और एफ मनोविज्ञान, प्रबंधक, अधिवक्ता, जौहरी, डॉक्टर और इंजीनियर हैं, किंतु इस क्रम में नहीं हैं। तो अब देखिए ये हमें जो है पूरा क्रम बताना है
इसमें पूछा है कि ए का व्यवसाय क्या है। तो दोस्तों देखिए, आप एक काम करिए, ये क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, ठीक, क्योंकि मैं करूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा। इसका मैं आंसर आपको बता रहा हूँ कि डॉक्टर होगा। आप एक बार करने की कोशिश करिएगा, जब ना होगा तो कमेंट कर दीजिएगा मुझे कि ये चीज़ नहीं हुई, तो मैं आपको मतलब पर्सनली जो है समझा दूंगा अलग से, ठीक। और आप मतलब जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं PDF इसकी सारी अपलोड कर दूंगा बहुत जल्द। आप लोग जितनी जल्दी ज्वाइन कर लेंगे तो मैं अपलोड कर दूंगा, और आपको कोई वहाँ दिक्कत हो तो पर्सनली पूछ सकते हैं, ठीक। कोई मतलब दिक्कत है ही नहीं, आपको किसी भी चीज़ में पूछना हो, कोई भी दिक्कत हो तो पर्सनली पूछ सकते हैं मुझसे। अगला क्वेश्चन दिया है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए दिलीप ने कहा, वह मेरे दादा की इकलौती संतान की बेटी है। किसने कहा? दिलीप ने कहा। और दिलीप तस्वीर वाली लड़की से कैसे संबंधित है? तो जानते हो दिलीप जो है तस्वीर वाली लड़की का क्या है? भाई है। क्या है? भाई है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आप देखिए कट चाहे, देखिए मान लीजिए ये तस्वीर है, ठीक। कह रहा है कि दिलीप ने कहा वह मेरे दादा की इकलौती संतान की बेटी है। मतलब इकलौती संतान की बेटी है, तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो दिलीप है, दिलीप के पिता होंगे, इनके पिता के दादा हो जाएंगे। तो दिलीप कह रहा है कि जो ये बेटी है ना, ये मेरे मतलब जो है दादा के इकलौती संतान यानी उनके पिता की बेटी है। तो सीधी सी बात है, संबंध देखिए दिलीप और इनका क्या हो जाएगा? भाई का हो जाएगा कि नहीं? थोड़ा सा लॉजिक लगाना, हो जाएगा। अगला है, ये कोई 36 इंच लंबी कपड़े की पट्टी धोने के बाद सिकुड़ कर 33 इंच रह जाती है, तो पट्टी अगर 48 इंच लंबी होती तो धोने के बाद कितनी रह जाती? तो देखिए 36 इंच के बाद कितनी रह जाती? 33 रह जाती। तो 1 इंच में मतलब जो है 1 इंच लंबे कपड़े की पट्टी सिकुड़ कर जो होती वो कितनी होती? देखते हैं। देखिए 36 और जो है 33, तो हम क्या करेंगे, 33 हो जाती, मतलब पहले लंबे कपड़े 36 थी, अब क्या हो जाती? 33 हो जाती। समझो बात को। तो अगर हम एक का निकाल दें कि 1 इंच कपड़ा जो है धोने के बाद कितना रह जाएगा, तो 33/36 हो जाएगा। 1 इंच की बात कर रहा हूँ, ठीक। अब हमें निकालना कितना है, तो 48 इंच, तो हम 48 से यहाँ गुणा कर देंगे। देखिए 6 छछंग 36, 6 अठे 48, और उसके बाद देखिए ये काटेंगे 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, अब बचा कितना? तो 44 हो जाता है। कितना हो जाएगा? 44। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। समझ में आया ना दोस्त? ऐसे निकालना है। अगला है कि निम्नलिखित में से खुले पासे में से कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता? दोस्तों मैं ये डेली बताता हूँ आपको। देखिए जो ये चीज़ है, ये खाना छोड़ के आप सोचिएगा पीछे होगा, यानी इसके क्रॉस के आगे ये हो जाएगा, और इसके पीछे ये हो जाएगा, फिर इसके जो है पीछे ये हो जाएगा। अब देख लीजिए बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं आना चाहिए इसमें से, तो इसमें कौन सा सेम दिया हुआ है देख लीजिए। देखिए मैं कह रहा हूँ एक चीज़ कि जैसे ये 5 है तो 5 के पीछे ये हो जाएगा, ठीक। तो जो चीज़ पीछे होती है वो सामने नहीं होती, दोनों सेम टू सेम। अब देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए में ही आपको नज़र आएगी कि ओ और ये 5 दोनों देखिए ये सामने आमने हैं, जबकि ये पीछे होना चाहिए, मतलब 5 के पीछे क्या होगा? तो ओ होगा। समझ में आया ना? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे बढ़ते। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या हुआ, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्या समूहों में रिक्त स्थान पर कौन सी आएगी? तो रिक्त स्थान, देखिए मैंने एक चीज़ आपको तरीका बताया था कि जब संख्या बड़ी दी हो तो हम गुणा कर लेते हैं। जैसे 963, और 63 का 3 से फिर गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। ये क्वेश्चन आ चुका है शायद। और उसके बाद ये करेंगे तो फिर इतना आ जाएगा 144। अब देखिए 3 चौक 12, तो 12 को हम 96 से भाग दे देंगे, जो हमें संख्या यहाँ निकालनी है। तो 12 अट्ठे क्या होता है? 96 हो जाएगा। तो अब कौन सी संख्या आ जाएगी? 8 आ जाएगी, ठीक। आगे बढ़ते। अगला है 45/23 बराबर 14, और 76/22 बराबर 17, 55/10 का मान क्या होगा? तो देखिए इसका मान क्या होगा हमें ये बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं, तो यहाँ बताओ 5 + 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक। @ की जगह मुझे क्या लगाना? प्लस लगाना। उसके बाद ये देखो, ये 2 3 5 हो जाएगा, तो 5 14 हो जाएगा ना? होगा कि नहीं? यही अब फॉलो यहाँ भी कर लीजिए क्रम, यहाँ भी करना है। अब देखते हैं, 5 5 10 + 1 11 हो जाएगा। सही है ना दोस्त? ऐसे ही करना है। देखिए अगला है PQRSTV एक गोल टेबल के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। टीवी के सामने बैठा। देखिए इस तरह क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ आपको, आप उसके बाद कर लीजिएगा, ठीक। देखिए कितने 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 इतने हैं। अब कह रहा है टी जो है वी के सामने बैठा है। मान लीजिए यहाँ पे टी है, टी किसके सामने बैठा? वी के सामने बैठा। किसके सामने? वी के सामने बैठा हुआ है। अगला दिया है पी यस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो देखिए जब अंदर की ओर मुंह करके बैठा है, तो अगर पी जो है यस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो अगर मान लीजिए हम यस को यहाँ बैठा दें,
तो पी जो है दाईं ओर बैठा है, तो दायां किधर हो जाए, इधर हो जाएगा, 1 2 यानी पी यहाँ हो जाएगा। उसके कह रहा टी आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, जो क्यों के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे है। अब देखिए यहाँ सारा मतलब उल्टा पुल्टा चल रहा है सिस्टम। अब हमें ये देखना है, देखिए टी आर के बाईं ओर, तो देखिए टी ये है, बावां टी का ये है, टी के बावां ओर दूसरे स्थान पर बैठा आर, तो यहाँ बैठा देंगे। उसके बाद कह रहा जो क्यों के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो देखिए क्यों के यानी जो क्यों होगा तो क्यों यहाँ हो जाएगा, तो क्यों के देखिए दाईं ओर हो गया है ना, क्या हो गया दाईं ओर, यानी ये हमारा थोड़ा जो है थोड़ा सा मतलब ये ख़राब हो गया है सिस्टम इसका, लेकिन फिर भी जो है ठीक है। अब देख लेते पहले पी के सामने कौन बैठा है, तो इसमें जो पी के सामने बैठेगा वो देखिए यहाँ पे अगर हम मान के चलें तो ये थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, देखिए मैं एक बार फिर से बना रहा हूँ। देखिए ये क्योंकि वो वहाँ गड़बड़ होगा ना, वो दाईं ओर बताया था लेकिन यहाँ बाईं ओर होगा। ये देखिए अब देखिए अगर हमें टी के सामने, देखो यहाँ टी है मान लीजिए, यहाँ क्या है तो टी है, टी के सामने क्या बताया तो वी, तो यहाँ पे वी हो जाएगा। उसके बाद करा पी यस के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है, तो देखिए यस अगर यहाँ हो जाएगा तो पी यहाँ हो जाएगा ना। उसके बाद करा टी आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो आर कहाँ बैठेगा, बाईं ओर दूसरे स्थान पर यहाँ बैठ जाएगा। टी जो है सॉरी हाँ वहाँ ये गलती हो गई थी कि मैं ये ध्यान नहीं दिया, टी के दाईं ओर बैठा दिया था, यहाँ टी के बाईं ओर मतलब आर टी के बाईं ओर हो, ये सही है। उसके बाद है कि जो कि क्यों के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो बिल्कुल सही है। अब ये फिगर एकदम सही है। अब करा पी के सामने कौन है, तो पी के सामने क्या है क्यों हो जाएगा। ठीक दोस्त, वो भी सही था। वहाँ थोड़ा देखिए इस तरह के क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, हल्का सा मिस्टेक होता है तब दिक्कत हो जाती है, लेकिन अभी जैसे पेज पे होता ना तो वहाँ सही हो जाता। इस तरह के क्वेश्चन एक बार पढ़ लो सही से, उसके बाद कभी पढ़ना नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन, त्रिकोण विषमबाहु त्रिकोण समत्रिकोण में संबंध किस वेन आरेख चित्र द्वारा होता है। तो जानते हो ये कौन सा आरेख है, ये आरेख है। कौन सा है ये, देखिए ये तो हमारा हो गया मान लीजिए त्रिकोण। अब इसी में क्या हो जाएगा, ये विषमबाहु और ये मतलब समकोण, ये विषमकोण हो जाएगा विषमबाहु। अगला क्वेश्चन दिया है कि देखिए मतलब वक्तव्य क्या दिया हुआ है कि स्थिति पर तुरंत कार्यवाही की अवस्था, स्थिति गंभीर है। अगला दिया है तुरंत कार्यवाही संभव है। तो देखिए तुरंत कार्यवाही संभव ये जरूरी नहीं है, लेकिन स्थिति गंभीर है इसलिए कार्यवाही कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए जीएस आ गया दोस्तों। देखिए आज यही क्वेश्चन मैंने जो है, अब मैंने आज से हिस्ट्री मतलब शुरुआत की है, उसमें ये क्वेश्चन पढ़ाया है। सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड 120 प्लस क्वेश्चन आज कराया हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा प्लीज़ यार। देखिए आप पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री ये सारी चीज़ें देखिएगा तो आप बताइए। देखिए मैंने बहुत सारी मेहनत की, उसमें ट्रिक भी बताया बहुत सारा। मानता हूँ कि वो बुक के क्वेश्चन दूसरे के हैं, लेकिन उसमें जो कॉन्सेप्ट जो तरीका वो मेरा खुद का है। ठीक, तो ये चीज़ आप समझिएगा। और देखिए मैंने बुक इसलिए पढ़ाया है क्योंकि इतना टाइम नहीं कि मैं उसे पीडीएफ बना दूं। बाकी मतलब बहुत सारी पीडीएफ बनाया हूँ, पढ़ाया हूँ, 2-3 हज़ार क्वेश्चन अपने हाथों से लिखा हूँ, पीडीएफ बनाया, शुरू में बहुत मेहनत किया हूँ। आप देख सकते हैं वही लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन जो लोग नहीं देखे तो क्या करें बताओ, मेहनत तो करता ही हूँ अपनी। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह है, तो लोथल बंदरगाह कौन सा है, लोथल। कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने एक क्वेश्चन डाला है कि धौलावीरा से जल के साक्ष्य मिले हैं जलाशय के, तो आज ही कम्युनिटी पोस्ट में सुबह डाला था मैंने, और ये इसका आंसर क्या होगा, तो धौलावीरा हो जाएगा। राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का वर्तमान में सबसे बड़ा स्थल है, जो कहाँ है, तो हरियाणा में है। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, तो सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ आज। अगला है घटोत्कच, जिसने 2080 से 320 ईस्वी में राज किया था, किस साम्राज्य का राजा था। तो घटोत्कच जो था ना, ये जो है कह रहे हैं कि मतलब गुप्त साम्राज्य का ये राजा था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला है थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। तो ये जो थे मैडम ब्लाटावस्की, मैडम ब्लावास्की यहाँ लिखा है, लेकिन ब्लाटावास्की होगा, थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। लेकिन चलो ठीक है, जो भी होगा हम इसे ट्रिक से याद करते हैं दोस्तों। देखिए ट्रिक मैं क्या बनाया हूँ इसकी, देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी, हम मान लें कि सोफ़ा है, थियोसॉफिकल सोसाइटी यानी सोफ़ा है, वहाँ पे क्या है, बिस्की है यानी बिस्की, कट यानी अलकाट। तो देखिए अलकाट मतलब सोफ़ा पे बैठ कर बिस्की को हम लोग कट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, यानी बिस्की को दांत से कट किए और उसके बाद लगा के कट कर पी गए। तो देखिए सोफ़ा से थियोसॉफिकल सोसाइटी हो जाएगा, थोड़ा सा रिलेट कर लीजिए, ज़्यादा नहीं हम कह रहे हैं। और देखिए सोफ़ा से सोफिकल मतलब थियोसॉफिकल सोसाइटी, और विस्की से ब्लादवास्की। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और अलकाट भी इसमें शामिल थे, तो कट से अलकाट हो जाएंगे। आगे बढ़ते, अगला है 1876 में मतलब सॉरी
1878 में वर्नाकुलर प्रेस को वायसराय के कार्यकाल के दौरान निरस्त कर दिया गया। तो ये कौन सा, मतलब उस समय जो है वायसराय कौन थे, तो वो थे रिपन। कौन थे? रिपन थे, जो निरस्त कर दिया था उनके समय में। और देखिए ये क्वेश्चन मैंने जो है कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट भी किया था, उसमें बताया था। देखिए इसमें 2-3 क्वेश्चन कम्युनिटी पोस्ट में ऑलरेडी मतलब जो है वो कर चुका हूँ। आप खुद देखिए कि जो ये भी मैंने पढ़ाया है, इसकी मतलब वीडियो बोर्ड पे मैंने बनाई है, कम से कम नहीं तो 30-40 जो है मैंने टोटल 50 बताए हैं। मतलब जो संस्थापक हैं सामाजिक सुधार आंदोलन में, तो वो 50 बताया, उसमें से मैंने 25 की कम से कम ट्रिक बताई है इसी तरह की, बहुत अच्छी, मतलब थोड़ी बढ़िया बढ़िया टाइप की। तो आप देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको फ़ायदा मिलेगा। अगला है नंदा देवी चोटी। तो कल वाले मतलब प्रैक्टिस सेट में था नंदा देवी चोटी, उत्तराखंड में है। देखिए इधर है मनसा देवी और इधर है नंदा देवी, इनके बीच में गंगा नदी घाटी बहती है, तो उसे कहते हैं रिफ्ट वैली। दो पहाड़ों के बीच में जब कोई नदी बहती है तो उसे, मतलब दो ऊंची चोटी या पहाड़ों के बीच में जब नदी कोई बहती है तो उसे रिफ्ट वैली कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्ट वैली कहते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, भ्रंश घाटी जिसे कहते हैं। ठीक, वहाँ आप जाएंगे तो रिफ्ट वैली लिखा होगा मतलब गंगा नदी के किनारे, तो थोड़ा ध्यान देंगे जब जाएंगे तभी तो समझ में आएगा। अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुट्टन्नी से होकर बहती है? तो कौन सी नदी है? ये नदी है नंदी। कौन सी है? नंदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? तो वो कौन सदस्य बने थे? वो बने थे अम्मू स्वामी नाथन, 1946 में बने थे। अगला है, भारत के संविधान में निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है। भाग मैंने याद कराया है भैया, बहुत बार याद कराया, 22 के 22 भाग आपके उंगली पे होंगे। अनुसूची याद कराया, उससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन कराया, भाग से रिलेटेड क्वेश्चन कराया, ये सारा कुछ मैं करा चुका हूँ, आप लोग देखिएगा जरूर। अगला दिया है, भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? तो शून्यकाल कहते हैं प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला है, भारत के संविधान का भाग जो है 4 स्पष्ट रूप से राज्य के निम्नलिखित में से किसके प्रति सुरक्षा के लिए आशा नहीं करता है? आजीविका के पर्याप्त संसाधन, यह धन के उत्पादन के साधनों का कोई संकेंद्रण नहीं, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। तो ये भाग 4 ऐसा नहीं कहता है। ये भाग 4 का में होगा, जो कर्तव्य है, मूल कर्तव्य, उसमें ऐसी बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी एक भारतीय भाषा नहीं है? तो इसमें से जो भारतीय भाषा नहीं है वो कौन सी भाषा नहीं है भारतीय? देखते हैं। इसमें भारतीय भाषा सिख जो है, देखिए सिंधी, कन्नड़, कोंकणी, ये सारी भाषा हैं, सिख भाषा नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय के लिए किसका अधिकतम योगदान है? तो राष्ट्रीय आय का जो अधिकतम योगदान है वो सेवा का है। किसका है? सेवा का। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि भारत में अधिकतम लोगों को रोजगार देती है? तो भारत में जो अधिकतम लोगों को रोजगार देती है वो कौन सा सेक्टर है? वो कृषि है। कौन सा है? कृषि। लेकिन जीडीपी में इसका योगदान सबसे कम है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक है? तो वो कौन सी प्रणाली है? प्रगामी कर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला है, द विंग्स ऑफ फायर भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति की आत्मकथा है? तो एपीजे अब्दुल कलाम है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2023 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भारत बच्चों के लिए उनके मूलभूत वर्षों में शिक्षण और अध्यापन सामग्री का शुभारंभ किया, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है जादुई पिटारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में घोषित मिष्टी योजना किससे संबंधित है? भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंग्रोव वन से संबंधित है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपकी बार यूपीएससी में कहो ये पूछा भी जाए, थोड़ा बड़ा करके पूछा जाएगा। मतलब यहाँ तो सिंपल दे दिया मैंग्रोव, क्योंकि ये बहुत चर्चा में थी और हो सकता है इस बार पूछा जाए, मतलब चांस हैं पूछने के, क्योंकि एडिटोरियल पढ़ता हूँ तो उसमें बताते हैं सर कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है कि पीएम परिणाम योजना की घोषणा फरवरी 2023 में की गई है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कृषि में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करना। अगला है कि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा। अगला है, पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है ए बी के प्रसाद को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अब देखिए कंप्यूटर के क्वेश्चन आ गए हैं, देखते हैं। कंप्यूटर की दुनिया 0 और 1 से निर्मित है। इन 0 और 1 को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर लगाया जाता है। तो प्रोसेसर के अंदर जो लगाया जाता है वो क्या लगाया जाता है? ट्रांजिस्टर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का भाग नहीं है? तो पर्सनल कंप्यूटर का जो भाग नहीं है यूसीबी नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा केस आधारित लर्निंग का एक उदाहरण है?
तो इनमें से कौन सा एक उदाहरण है? ये है के निकटतम पड़ोसी, के नियरेस्ट नेबर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला है लेजी लर्निंग एल्गोरिदम का दूसरा नाम क्या है? तो ये जो नाम है ये क्या है? के नियरेस्ट नेबर है। देखिए आप जब ये यूथ का पूरा प्रैक्टिस सेट कर लेंगे ना, तो आप अगर रोजगार विद अंकित से टेस्ट देंगे कभी, मतलब जूनियर असिस्टेंट का जब पेपर आएगा तब देना आप लोग, तब देखेंगे आपके बहुत सारे मतलब क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि वो लोग भी यहाँ से क्वेश्चन उठाते रहते हैं। क्योंकि मैं जब मतलब लेखपाल में दे रहा था, तो जैसे मेरा दोस्त मतलब ज़्यादा मतलब वो करता था, तो उसके कभी कभी 90 नंबर आ जाते थे, क्योंकि वो यूथ का प्रैक्टिस सेट कर चुका था। जबकि वो खुद कहता था कि देखो ये क्वेश्चन यहाँ से आया वहाँ से आया, लेकिन मैं कभी किया नहीं हूँ, तो मेरे जो है 80-85 ऐसे आते थे। तो लेकिन मुझे ये पता था कि मतलब यूथ कंपटीशन जो है इम्पोर्टेंट होता है। ठीक, तो वहीं से क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि एक समर्पित कंप्यूटर है, तो एक समर्पित जो कंप्यूटर है वो कौन सा कंप्यूटर है? वो है एक को सौंपा गया और केवल एक ही कार्य, तो ये एक समर्पित है, ए डेडिकेटेड। अगला है कि कंप्यूटर के संदर्भ में वेट वेयर क्या होता है? तो कंप्यूटर के संदर्भ में जो वेट वेयर होता है वो मानव मस्तिष्क होता है, ह्यूमन ब्रेन। अगला दिया है कि VRML फाइलों का एक्सटेंशन क्या है? तो इसका जो एक्सटेंशन है वो कौन सा एक्सटेंशन है? तो है .WRL। देखिए कंप्यूटर थोड़ा, जो लोग कम पढ़े हैं, जिनका मतलब काम कम लगता है, तो कम आता है। जैसे हम लोग भी कंप्यूटर बहुत ज़्यादा थोड़ा पढ़े, एक बार नवीन सर की क्लास किए थे, थोड़ा वहीं से नोट बना लिए, लेकिन ज़रा रिवीजन ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि काम रहता ही नहीं है, तो फिर क्या ही पढ़ें। जब काम रहता है एग्जाम टाइम तब पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ना चाहिए। अगला दिया EMV चिप कार्ड में ई का क्या अर्थ है? ई का है यूरोपे, क्या है? यूरोपे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला दिया है कि MS वर्ड 2019 में फुटनोट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट कीज है, तो कौन सी शॉर्टकट कीज है? Ctrl+Alt+F। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि शॉर्टकट कुंजी Ctrl+X का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो ये जो है किसके लिए किया जाता है, देखते हैं किसके लिए किया जाता है। ये किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कट करने के लिए। अगला दिया है कि वर्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में गटर शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो जो गटर शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? वो सिलाई और बाइंडिंग के लिए एक तरफ बचा हुआ स्थान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अगला है जब आप MS एक्सेल में स्प्रेडशीट खोलते हैं तो एक्सेल वर्कशीट का नाम प्रदर्शित करता है, तो ये क्या होता है? टाइटल बार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट बैंकिंग का एक लाभ नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? ब्याज की उच्चतर दर प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्ष 1970 के दशक में द्वारा विकसित किया गया है, तो ये क्या है? बेल लैब्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला है एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एक उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये है इनपुट का। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब देखिए यूपी स्पेशल से आ गया है, यहाँ थोड़ा कम मतलब साफ दिया हुआ है, तो मैं बताया हूँ इसका रीजन क्या होता है, आप लोग जानते हैं। अगला दिया निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है? तो ये जो कौन सा शहर हो जाएगा? ये कानपुर हो जाएगा, IIT जिसे कहते हैं। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता दर वाले निम्नलिखित 4 जिलों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो देखिए गौतम बुद्ध नगर है, कानपुर है, औरैया है और इटावा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में को प्रोत्साहित करता है, तो ये कौन सा है? स्वदेशी और विदेशी उत्पाद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ है, तो इस योजना का जो आरंभ हुआ है वो कब हुआ है? तो 2002 में, मतलब इस 2001 में हुआ है। इसका योजना 28 जून 2001 में हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे, तो उत्तर प्रदेश के जो प्रथम राज्यपाल थे वो सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू। अगला है उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, तो चित्रकूट में किया गया है। कहाँ? चित्रकूट में किया गया है, जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, ये कहाँ है? चित्रकूट में है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो देखिए इसमें कौन सा युग्म जो है सही? बुक्सा बिजनौर, बी से बुक्सा, बी से बिजनौर, मैंने बताया था। भोटिया जो है बाराबंकी के नहीं है, ये गढ़वाल क्षेत्र के मतलब अगर हम बात करें तो ये जो उत्तराखंड का क्षेत्र। थारू है कुशीनगर नैनीताल, मतलब ये समझ लो थारू जनजाति जो है बांदा में नहीं है, तराई वाले क्षेत्र में है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। अगला गोदान किसकी मतलब जो है आत्मकथा वो है उपन्यास, तो गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है।
अगला, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया है? तो इनमें से मेहंदी जो है ये नहीं दिए हैं, बाकी सारे लोग दिए हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है? तो उत्तर प्रदेश में जो है पारसी धर्म के अनुयायी सबसे कम है। अगला है कि शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो ये था कालिंजर। कालिंजर का जो किला था उसे फतेह करने पर वो मतलब गोला जो दाग रहा था उसी के पास में दग गया, तो वो उसकी मौत हो गई थी। अगला क्वेश्चन है कि अब मिलान करना है, तो देखिए पेज एक ही है, इधर कम साफ इधर ज़्यादा साफ है ना। तो इसका रीज़न आप लोग जानते हैं, मैं क्या ही बार बार बताऊँ। देखिए बमरौली कहाँ है? तो इलाहाबाद में है। बमरौली कहाँ है? हवाई अड्डा तो इलाहाबाद में है। हिंडन गाजियाबाद में है। फुर्सतगंज रायबरेली में विश्वविद्यालय भी हम देखे थे राजू। चकेरी जो है कानपुर में है, तो आप मैच कर लीजिएगा। अगला दिया है कोटा। अब देखिए कोटा तारापुर, तारापुर तो महाराष्ट्र में है, ठीक, ये नाम के। नरोरा यूपी में है। और कौन सा बचा? काकरापार गुजरात में है। कोटा राजस्थान में है, जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं। कोटा बूंदी वाला है। तो इसका ऑप्शन जो है आप लगा लीजिएगा, 1 का 4 होगा तो ये हो जाएगा। अगला दिया है सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किसमें स्थित है? तो ये जानते हो नोएडा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो किस में की गई? ये खादी ग्रामोद्योग बोर्ड 1960 में की गई। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जैसे CAD कहते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन परियोजना का केंद्र कौन सा है? तो लखनऊ है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सबसे ऊंचा बांध है रामगंगा बांध। कौन सा है? देखिए मैंने परीक्षा बांध जो है आपको कम्युनिटी पोस्ट किया था। परीक्षा बांध कहाँ? बेटवा नदी पे। तो आप बताइए, किसी का जो है बेटवा ही तो परीक्षा देने जाता है। बेटवा जो है किसी का बेटवा, यानी जो लड़का होता है वही तो परीक्षा देने जाता है। तो बेटवा बांध परीक्षा नदी, ठीक। अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो कौन सी परियोजना है? ये परियोजना हमारी है गोकुल बैराज परियोजना। देखिए जो लोग अगर तैयारी आप लोग कर रहे हैं ना, तो एक बार भाई बोर्ड की क्लास कर लीजिए, मेरी रिक्वेस्ट हाथ जोड़कर है। मतलब क्या ही कहें यार, मतलब इतनी झक्कास क्लासें हैं कि बता नहीं सकता हूँ। आप करके तो देखिए, आपका अगर दिल गदगद ना होगा तो आप बताइएगा। अगला है पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक मतलब जो प्रसिद्ध प्रजाति। तो काला नमक जो है सिद्धार्थनगर जो है उत्तर प्रदेश का, वहाँ काला नमक चावल की प्रजाति है। किसकी है? चावल यानी धान की है। अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश में खरीफ की फसल होती है। तो मैंने बताया खरीफ की फसल मौसम के टाइम यानी जून जुलाई के दौरान बोई जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C। दोस्तों देखिए इसमें 100 क्वेश्चन थे, हमने जो है आराम से डिस्कस कर लिया है। आपको वीडियो अगर पसंद आएगी तो एक कमेंट कर दीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक। और अगर चैनल को पसंद आएगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए लाइक आप करिएगा, ये मतलब मैं हमेशा कहता हूँ, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, ठीक। दोस्तों पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।